विद्यार्थियों नमस्कार। यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग अ, कहानी की जो पूरी सीरीज है उस पर बात कर रहे थे या कर रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां शामिल है उसमें माधवराव सप्रे की कहानी है एक टोकरी पर मिट्टी, सुभद्रा कुमार चौहान की कहानी है, कुमारी चौहान की कहानी है राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इस प्रकार की मिलाकर के बहुत सारी कहानियां हैं। राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जानते हैं हम, उनकी कहानी है दुलाई वाली। दुलाई मतलब होता है शोल, जो मोड़ते हैं ना सर्दी के मौसम में, उसको बोलते हैं दुलाई, शोल। चादर भी कह सकते हैं आप, तो चादर वाली। अ, राजेंद्र बाला घोष 1882 में उनका जन्म हुआ था और 1951 में उनकी मृत्यु होती है। 1907 में यह कहानी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सरस्वती नाम की जो पत्रिका आप जानते ही हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसको संपादित करते थे, और सरस्वती का हिंदी भाषा के निर्माण में, हिंदी के साहित्यकारों के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हम जब साहित्यिक पत्रकारिता की बात करेंगे, हिंदी नवजागरण की बात करेंगे, पुनर्जागरण की बात करेंगे, रेनेसा की बात करेंगे, तब उस पत्रिका का और महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान की भी चर्चा करेंगे। ये कहानी 1907 की कहानी है। आपको मालूम होगा 1907 में ही सोजे वतन जो प्रेमचंद की कहानी संग्रह आया था और उसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, जिसको हम कॉलोनियल सिस्टम कहते हैं, जिसको हम ब्रिटिश हुकूमत कहते हैं। उस स्थिति, उसका कितना दबाव था, उसका कितना प्रभाव था, इसकी भी कल्पना कर सकते हैं आप। और उस दौर में एक महिला लिख रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि हमारे यहाँ महिलाओं की स्थितियाँ, पारिवारिक कितने दबाव को, कितनी सारी जो समस्याएं रही उनके साथ में, उनके लिए सामाजिक स्फीयर पर आना, बाहर खुलकर के बात करना कितना मुश्किल और कितना असंभव रहा है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये भी जानिए कि बंगाल जहाँ शिक्षा सबसे पहले आती है, जहाँ नवजागरण पुनर्जागरण, अंग्रेज सबसे पहले वहीं, आपको मालूम होगा कि कलकत्ता ही पहले राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद 1911 में नई दिल्ली को उन्होंने, दिल्ली को राजधानी बनाया, फिर बाद में नई दिल्ली की स्थापना करते और पार्लियामेंट बनाते, सारी चीजें बनाते वो लोग, इंडिया गेट वगैरह सब उन्होंने बनाया। तो बंगला में जब साहित्य चेतना और नवजागरण की चेतना आती है, तो बंगला समाज में महिलाओं को पढ़ने लिखने का मौका मिलता है। इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि उनको अपनी बात कहने का मौका मिला। और हम कहानी को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि पर हमेशा चर्चा करते हैं। अगर आप पृष्ठभूमि को समझ जाएंगे तो कहानी या किसी भी टेक्स्ट को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो सिर्फ कहानी समझना, तो सिर्फ कहानी कहना बहुत आसान है, लेकिन उस कहानी को समझना और उसकी पृष्ठभूमि को समझना, उसकी युगबोध को समझना, और रचनाकार किन दबावों में लिख रहा है, उसके पीछे की क्या दबाव है, उसके पीछे के क्या प्रभाव है। आज का ज़माना अलग है। आज हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट, सारी सुविधाएं हैं। हम चंद पलों में कुछ का कुछ कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन वो ज़माना अलग था। 1907 की बात हम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 1907 में भगत सिंह का भी जन्म हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म हुआ था, महादेव वर्मा का भी जन्म उसी समय हुआ था। तो वो एक अद्भुत तिथि भी है, समय भी है। और दुलाई वाली जो कहानी है, उसमें लेखक एक, कह सकते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से अपनी कहानी कह रहा है कि एक पुरुष जो अपनी पत्नी को ससुराल से लेने जाता है, और जब उसको ससुराल से लेकर आ रहा है, उस बीच क्या क्या घटनाएं घटती है। वो रेल में आ रहा है, ट्रेन में आ रहा है, चिट्ठियां उसमें लिखा करते थे लोग, उसमें उस तरह की सुविधा तो थी नहीं कि आज हमने फोन कर दिया, बोले मैं आ रहा हूँ, मेरे को लेने आ जाना स्टेशन पर, मैं वहां पहुंच रहा हूँ, तुम वहां पहुंच रहा, तुम्हारा टिकट मैं ऑनलाइन बुक कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ। वहां से गाड़ी बुक कर दी, होटल बुक कर दी, रिक्शा बुक कर दिया, सब कुछ बुक कर दिया, कैब बुक कर दी। तो वो जमाना अलग था। तो उस जमाने के संदर्भ में जब हम इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे, तो कहानी
हमें समझ में आएगी। कहानी में क्या कहता है लेखक कि काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सूंघने की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली और थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था और ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कर पुकारने लगा। तो देखिए, भाषा आपको हो सकता है कि पुरानी लगे, कि थोड़ी क्लिष्ट हो सकती है, लेकिन जो हिंदी के हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए भाषा कठिन नहीं होगी, क्योंकि इस ये सब हमारे रोज के जाने पहचाने शब्द हैं जो हम साहित्य में, कविता, कहानी लेखन में उपयोग करते हैं, कक्षा में यूज करते हैं, वार्तालाप में यूज करते हैं, कन्वर्सेशन में। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुंझला कर बोली। गुस्सा आ गया उसको। आज ही जाना होगा? यह क्यों भला? आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदाई की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। इनका मित्र है नवल किशोर। इनका वो कलकत्ता से और यहाँ से बनारस से अपनी पत्नी को इलाहाबाद, जिसको आजकल हम प्रयागराज कहते हैं, वहाँ की कहानी है पूरी। वहाँ लेके जा अपना घर लेके जा रहा है और उनका मित्र उधर ट्रेन से आ रहा है, तो सोच रहे हैं कि वो भी अपनी पत्नी को लेने लेके आ रहा है और मैं भी अपनी पत्नी को लेके जा रहा हूँ, तो दोनों साथ साथ चारों लोग साथ निकल जाएंगे। क्या कह रहा है, हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। मुगल सराय, जिसको हम, इसका नाम क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया है इस स्टेशन का नाम, इस जगह का नाम। उसका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही से। कह रहा है कि जब हम तुमको लेने के लिए आए हैं तो कल जाओ आज जाओ, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, यह बात है, नवल किशोर जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकेंगे नहीं, जरूर उनके साथ ही जाएंगे। पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है। कि बहुत मस्ती बहुत करता है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पुड़िया काट रही थी कि इतने में न जाने कहां से आकर नवल किशोर चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देख तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। अब देखिए कि उस दौर की नैतिकता बोध क्या था समाज में, कि मतलब स्त्री पूड़ी नहीं खा सकती, बोला कि वो भी मतलब जैसे उसको एक ऑकवर्ड माना जाता था कि खुले में स्त्री पूड़ी कैसे खा सकती है, घूंघट बगैर निकाल के बाहर कैसे आ सकती है, पुरुष के साथ बराबर कैसे बैठ सकती है, ससुर जी के सामने कैसे बात कर सकती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी नैतिकताएं, बहुत सारे दबाव थे जिनके चलते स्त्रियों और कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रतिबंध थे। तो यहाँ भी जब उसके बारे में बोलता है तो बोलते मुझे कह रहा पूरी खा रही, पूरी खा रही, मुझे बहुत खराब लगा, मैं सब बंद करके चली गई और बोला कि इस प्रकार से मेरी इंसल्ट की तो मुझे बहुत खराब लगा। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूरी को क्यों खाने लगी। तो फिर पति उसका बोल रहा है कि मैं कह दूंगा नवल से, दोस्त है, वो तो रोटी भी नहीं खाती, पूरी क्या खाएगी वो।
और वंशीधर इसका पति का नाम है। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। वंशीधर उसके भाई के पास जाता है और लड़कियां जाहिर सी बात है ससुराल जाती थी तो आज भी रोती है, तो उसमें कुछ ज्यादा ही रोती थी, इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हें जो भी रोना धोना जो कुछ करना है कर पुरा के तुम तैयार रहना। तो उस कहानी में कौन है? एक तो वंशीधर है और एक नवल किशोर है, याद रखिएगा, हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन आता रहता है। और इसकी पत्नी कौन है? जानकी देवी। इसका नाम क्या है? इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और ऐसे लग रहा है कि वो रोने पूरा सावन अषाढ़ पूरा एकदम रो रो उसका बुरा हाल है, इमोशनल हो जाती है पूरी। तो नवल किशोर, वंशीधर और जानकी देई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। मैंने कहा ना कि वो अपनी पत्नी को लेने के लिए आए हैं। स्त्री को विदा कराने आए ससुराल के एक साली और सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं और दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल है। देखिए ठीक है, वो रिश्तेदार लेकिन थोड़ी फ्रेंडशिप ज्यादा गहरी है। दोनों में गहरी मित्रता है और दोनों एक जान काबिल है। उस दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। अब सीता जो उसकी छोटी बहन थी, इसको जाकर उसमें पुकारता है वंशीधर फर्स्ट में घर में जाकर के। तो अब क्या किया जाए, कुछ तो रास्ता निकालना होगा ना। और जानकी भी अब रोते रोते तैयार होती है, इसको ससुराल तो जाना ही है। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ उसको याद दिलाती रहती। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? अब भाई घर से स्टेशन तक पहुंचना है तो उसमें गाड़ी या इक्का चलता था तो लेने जाना पड़ेगा ना। आज की तरह कैब तो बुक नहीं कर सकते, घर में बैठ के कैब बुक कर तो आ जाएगी, है ना। तो लेने जाने की बात थी। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं थी कि दो दो चार चार नौकर रखकर, और ससुराल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, घर में नौकर चाकर थे नहीं, तो तमाम चीजों को लेकर के कमाने वाला नहीं था ना, पापा नहीं थे, तो जाहिर सी बात है खर्चे अपने आप कम हो जाते हैं। और साले भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, वह गड़ी बिछोने से बातें करते। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ। तो खुद ही वंशीधर को लेने जाते हैं। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचार करने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती। अब उसमें क्या इक्का चलता था, इसमें मतलब शायद सीट एक ही हुआ करती थी गाड़ी पर बैठने के लिए, तो वो सोचता है कि नहीं हम दूसरा कर लेते, ताकि उसमें क्या है कि आराम से चले जाएंगे और ऐसा कुछ होगा नहीं। क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है ना। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूंगा जिसमें तो सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, उस जमाने का 1.5 रुपया, जाहिर सी बात है आज का 200-250 रुपये मान लीजिए, और क्या। तो उसका मन खट्टा हो गया, तो कहता है कि ठीक है इसी को कर लेते, छोड़ो ना। और फिर बोला आगे बाद में देखा जाएगा क्या करना है। जो वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था मतलब जो भी कुछ सामान था साथ में ले जाना था उसको, इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। हो जानकी देवी रो रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन फिर वो भी जाके बैठ जाती है। इस पर अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है? संसार तो गतिशील है, स्थिरता कहाँ है? यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे ही वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरफ पहुंच चुकी थी। सही बात है ना कि सब मनुष्य समय के साथ दुख को भूलता चला जाता है। जिंदगी का यही सुरूर है, जिंदगी की यही गति है और जिंदगी की यही वास्तविकता है। समय हर चीज को कहते हैं ठिकाने लगा देता है, या हर चीज के महत्व को कम करता है या बढ़ाता चला जाता है। इसलिए समय के साथ हम भी सब कुछ भूलते जाते हैं, और कई बार जीवन में गहरा घाव होता है तो शायद धीरे धीरे भूलते हैं, लेकिन भूलते तो नहीं है उसको, क्योंकि जिंदगी की गति कुछ ऐसी ही है। बस जा रहे थे, नहीं एक देसी धोती पहनकर आना था, और दोनों जा रहे थे तो कुछ बात हो जाती है फिर निकल जाते हैं। और उस समय मैंने कहा ना स्वदेशी का समय भी था,
ब्रिटिश हुकूमत की तमाम चीज़ों का विरोध कर रहे थे लोग। तो स्वदेशी की बात, खादी पहनने की बात थी, तो खादी भी, इसलिए खादी को राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक माना जाता है। आप समझेंगे उस दौर को, क्योंकि वो दौर अलग था, उसमें सिंबल का बहुत ज़्यादा महत्व था और गांधी ने इसलिए तमाम सिंबल की बात की, प्रतीकों की बात की बार-बार। और खादी और राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है उस दौर के लिए कि उसने किस तरह से इस सारी चीज़ों को एक राष्ट्रीय चेतना के, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का काम किया। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें दोनों बात कर रहे हैं। विदेशी यूज़ करने की बात और रुपया बर्बाद न करना, चीज़ों को मिसयूज़ न करना, इस तरह की बात भी होती है। जान के ज़रा भौहें टेढ़ करके बोली, ओह! धोती तो धोती है, पहनने से काम क्या बुरा है। और कुल्ली फिर स्टेशन पे पहुँचते तो कुल्ली आ जाते हैं, कुल्ली करके ये लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो उधर टिकट लेने जाते हैं, टिकट लेके आ जाते हैं। इक्की वाला चुप हो गया, इक्की वाले को भी चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि उधर से टिकट नहीं मिलेगा, बोला मैं कहीं से लूँ, तुझे क्या दिक्कत है। इक्की की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथासमय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पर पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। और नवल किशोर जो उसका मित्र था, वो भी वहीं आने वाला था अपनी पत्नी को लेकर के ना। तो एक क्यूरियोसिटी होती है मित्र से मिलने की। लंगोटिया यार था, तो लंगोटिया यार, तो लंगोटिया यार जिससे आप हर तरह की बात करते, खुल के मिलते हैं, एक बचपन की दोस्ती की तरह। और गाड़ी आ जाती है, मुसाफिर अपनी अपनी सब उस माने में गाठी गाठी लेके बैठ जाते हैं। रेल भी आ जाती है। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी से शुरू में आखिर तक देख पाए, पर नवल किशोर की मिलता नहीं उसको। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेरा गए, लेकिन उनको अपना दोस्त कहीं नजर नहीं आता है। उसको लगता है कि मेरा मित्र मुझे उल्लू बना के चला गया। और जानकी को लाकर जाना ने गाड़ी में बिठाया। वो पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है। वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया है, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डोड़े का था, पर डोड़े दर्जे का कमरा, कलकत्ते से आने वाली जो मतलब डोड़ा मतलब जो सबसे फर्स्ट क्लास था, तो उसमें बहुत सारी भीड़ थी, तो उसमें बैठ नहीं पाए, फिर दूसरे में बैठ जाते हैं लोग। समय पर गाड़ी छूट गई। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कहीं स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंच जाती है। अब वो सोचता है कि मेरा मित्र तो आया नहीं, या तो कुछ भूल गया, या फिर मेरे साथ धोखा किया, कुछ कुछ गड़बड़ हो गया है। वो मन मन में न जाने कितनी तरह की बातें सोच करके ट्रेन आगे चली जाती है। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई, पेट में कुछ गड़बड़ हो गया उनके। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचते में भी देरी है, चलने के झंझट में अच्छी तरह उनकी पूजा किए बिना वंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बब्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजी पुड़िया और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। भूख लगी थी इसको अगर में, तो कुछ पुड़िया उड़िया कुछ मीठे मीठे ले लेता और खाने लग जाता है। पीछे से जानकी की याद आई उन्हें, करे उसको भूल गया। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती है। वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। वो कह रहा है कि पहले पूछ लेता हूँ उसको खाना है कि नहीं खाना है, क्या पता बाहर का खाना पसंद नहीं हो उसको, वैसा सोचता है। तो कुछ नहीं पूछा, वापस आके बैठ गया। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से उतर कर भी गया। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे, अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक थोड़े सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी, तब स्त्री कुछ हचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोलकर जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी, वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक में खड़े थे। तब तक स्टेशन दिखलाई दिया, तब तक वो बाहर देखती रही, अपना सब कुछ देख रही थी। वो और स्त्रियां भी थी। और अब देखिए स्त्रियां किस प्रकार की बातें कर रही है, वहाँ की भाषा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्या बातें कर रही है, लेकिन बड़ी मस्त मस्त बातें कर रही है। अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हो, दूर हो रही, ये जनानी गाड़ी थोड़ी ही है। जनानी मतलब स्त्री को बोलते हैं। रहा है कि
उसका पति कहीं छूट गया तो बोला हो सकता है इस दूसरे डब्बे में बैठ गया होगा। तऊ तो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला पूछने लगी, कौने गांव उतरबो बेटा, बेटा किस गांव उतरोगे? मिर्जापुरा चढ़ी हूँ न। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। कपहली बोली, हट हम पूछला न, हम कहाँ उतरोगो? आ इलाहाबाद आस इलाहाबाद प्रयागराज उतरेंगे। कौन गांव की हो? अरे नाई जनल प्रयाग की माई, मना करना है जाला। बोला मकर संक्रांति मनाने जा रहे हैं प्रयाग। भला प्रयाग जी काहे न जानी थे, हे नहीं तोहरे पंच के धर्म से चार दाई नहे चुकी ही ऐसे हो सोमवारी और नगन दका दका लाग रहा तौन तोरे काशी जी नहाई गई रहे। वो कह रही कि मैं तो काशी भी नहा ली, मैं तो इलाहाबाद भी नहा ली, सब कुछ कर लिया हमने तो। आए जाए तो सब उद्वे जात बदले बाटे, फूड यह साहित्य तो विचारो विपत में न पड़ल बाटे। ये हम पंचाई राजघाट टिकस काउली। ये सारी आपस में महिलाएं बातें कर रही, क्या क्या बातें कर रही उसकी भाषा है। इसकी इस बात पर कुल कमरे के सब लोग हंस पड़ते क्योंकि वो हंसी मस्करी की बातें कर रही थी, उन्हें भी तो समय टाइम पास करना था ना। सब ये करने लगे। टोक्सिया पल्ले बाद नाही, हे साहिबा सुनी तो कलकत्ते ताइले मसूरिया ले। अरे इड्डो त नाही कि दूर से आवत रहलेल फरागत दे बदे उतरलेल। हम तो इनके संगे के आदमी के देखो बा न कि गोई बा। तो इस तरह से आपस में वो मस्ती मस्करी कर रही है, अपने पति के बारे में, परिवार के बारे में बता रही है। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर उब गया था पूरी तरह से। तब उन स्त्रियों से कहने लगा, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी में वे नहीं पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं, ऐसा ही है। और दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों से कोई प्रयागराज उतरे थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि आप मालूम हो जाएगा तो मैं इनके ठहरने के स्थान पर ही पहुंचा दूंगा। वो कह रहा है कि उसका दोस्त तो छूट गया था, तो कह रहा है अब क्या करें। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्यधारा दूसरी ओर बहने लगी। हाँ यह बात तो आप भली कही, ना ही भैया हम बच्चे काहे के कहो से कुछ नहीं। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बा। कराएगी ये हम एक दूसरे की अगर मदद नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। और जो उसकी नवल किशोर की पत्नी थी वो जानबूझ के नाटक कर रही थी। अब इसको पता नहीं है ना, वो कह रही कि मेरा पति ने छोड़ दिया, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंची वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। वो असल में वंशीधर उसके मित्र की पत्नी थी, लेकिन इसको इन्होंने बताया नहीं। तो जब बताया नहीं इन्होंने तो वो उसको बोलती कि हमारा पति की रह गया पीछे, और अब कैसे बताया, तो बोलता है कि नहीं ठीक है मैं पहुंचा दूंगा तुम्हें। अब क्या होता है, स्टेशन पर उतरता और सब कुछ करते हैं। कब भैया केहू बिन टिकस की आवत हो तो ओकर का सजाए होला। कह रहा है कि भाई अगर मेरा पति बगैर टिकट के आ रहा होगा तो उसे क्या सजा मिलेगी। अरे ओका इ नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहेल और अफवाह तो टिकस ले के चल दिल है। उसने अपनी मेहरारू यानी पत्नी को तो बैठा दिया और अपने लिए टिकट लेने चला गया, तो शायद ट्रेन छूट गई। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को अछतर के जेवर छिड़कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, उसने खुला खुला कहा बाबूजी कुछ हमरो साझा। उसकी बात वंशीधर क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा कि इस प्रकार का आरोप लगा रहा मेरे ऊपर कि मैं इनके जेवर लेकर भाग जाऊंगा। लेकिन वंशीधर को पता नहीं था कि उसका मित्र नवल किशोर की साथ मस्ती कर रहा है। वंशीधर इलाहाबाद उतरे, एक बुढ़िया को भी वहां उतारा। उन्होंने कहा इनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी ये सब हाल कहने पर बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक बिठाने ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गई। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था किसी बहाने भाग गई। वो चली जाती है। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। उस जमाने में तार आते थे ना कि पता सूचना भेजने के लिए। अब तो वंचित बड़े असमंजस में पड़े, टिकट के लिए बखड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है, लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई। अब वो परेशान हो गया कि जो स्त्री बगैर टिकट थी,
अब उसके लिए मैं टिकट कुछ लेने गया, कुछ करने, तो वो भी गायब हो गई। अब ये तो संकट में पड़ गया, क्या हो गया। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो उसके नवल किशोर की पत्नी है वो, और घबरा के तो देखने लगता है। उसकी पत्नी भी पता नहीं गया, इतने में सामने से दुल्हई वाली को आते देखा। दुल्हई वाली मतलब वो वंशी तरह आ रहा हो, कुछ चादर ओढ़ करके। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुल्हई के मुंह से खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे, और वहां से वो हंस पड़ता है, उस चादर को हटा करके मुंह निकाल करके। अरे ये क्या, सब तुम्हारी करतूत थे। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहुत ही। अच्छा, तो ये लोग कहाँ गए। ये लोग तो पालकी गाड़ी में बैठे हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ ये तो कहो, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से नहीं बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ढूंढे दर्जे कि वो भी छिप जाता, गाड़ी बैठ जाता, लेकिन उसको पता नहीं चलने देता है। ढूंढता रहता है, मेरा दोस्त कहाँ, मेरा दोस्त कहाँ है। तो फिर ये सब पूरा बात बताता है उसको, फिर मिल जाता है। इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए और देखा दोनों मित्र वधु में कुछ खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ही ऐसी होती है। हंसी में किसी के प्राण में निकल जाए तो इन्हें दया न आवे। दोनों दोनों पत्नियां आपस में बातचीत कर रही है, ये दोनों इधर बाहर थे। कि दोनों मित्र अपने अपने घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुंचे, और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने में छुट्टी मिली। न जाने उस दौर की कहानी आदर्शवादी और सुख, कहानी का अंत क्या है, सुखात्मक है। सारे कैरेक्टर मिल जाते हैं। आपने हिंदी फिल्में देखी होगी पुरानी, उसमें क्या होता है, सारे पात्र अंतिम में मिल जाते हैं। अमिताभ बच्चन की सारी फिल्मों में देखिए आप, विजय, उसकी माँ, सब मिल जाते हैं। और सब कुछ का कहानी का अंत एकदम सुखद होता है कि सब कुछ बढ़िया हो गया है। तो ये उसी दौर की जो कहानी का नैरेटिव था, जो कहानी लिखने का स्टाइल था, उसी तरह का स्टाइल है। कहानी बहुत सुखात्मक भी है, आदर्शवादी कहानी भी है, और कहानी में हल्का सा क्या बोलते सस्पेंस किया उन्होंने, कि मतलब वो ओढ़ के आ रहा है, इसलिए उसी आधार पर कहानी सस्पेंस में चलती है। बाकी कहानी में ऐसा कोई खास उस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं। जैसा एक्सपेरिमेंट कौन करता है, उसने कहा था कहानी में फ्लैशबैक प्रणाली का इस्तेमाल किया। 1915 में वो कहानी आती है और ये 1907 में कहानी आती है। अब कहानी का नैरेटिव मतलब होता है कथानक, यानी कहानी कहने का तरीका, कहानीकार उसमें किस प्रकार का प्रयोग नया कर रहा है। प्रेमचंद के बाद आप देखते हैं कि अज्ञे इसमें नए प्रयोग करते हैं, फिर बाद के तमाम कहानीकार अपने अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश। एक दौर आता है जब अस्तित्ववाद का पूरा कुछ प्रभाव आने लगता है, पश्चिम से मनोविज्ञान का प्रभाव आता है, तो वो सब बात की बातें हैं। लेकिन इस कहानी में, दुल्हई वाली कहानी में, ऐसा कोई लेखिका को ऐसा प्रयोग नहीं करती है, राजेंद्र बाला घोष जी, क्योंकि वो कहानी का बहुत ही आरंभिक दौर था। तो आदर्शवादी कहानी है, कह सकते हैं कि थोड़ा कल्पना भी है, यथार्थ भी थोड़ा बहुत है, लेकिन कहानी इस प्रकार की बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सामान्य नैरेटिव के साथ चलती है। तो और कहानी का अंत क्या होता है, सुखात्मक होता है, सुखद अंत है। तो इस लिहाज से भी समझ सकते हैं आप। और स्त्रियों की पीड़ा दुर्दशा भी बताती है, उस दौर की जो तमाम चीजें हैं, ट्रेन में कैसे लोग यात्रा करते थे, वो सारी चीजें समझ सकते हैं आप। और खास तौर से जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, उसमें इतने सारे अंतर विरोध है, उनको लेखक ने इतना विस्तार से नहीं बताया, लेखिका ने। लेकिन आप उस समय को, उस युग बोध की, उस युग चेतना को समझ सकते हैं, और तमाम सामाजिक और नैतिकता के जो तमाम दबाव थे स्त्रियों के ऊपर, उन सारे संदर्भों की पड़ताल भी कर सकते हैं, जिनकी अनुभूति बाद के रचनाकारों में, खासतौर से प्रेमचंद में सुनाई देती है। प्रेमचंद तमाम तरह की कहानियां लिखते हैं इसलिए, और उसकी उनकी कहानियों के केंद्र में स्त्रियां ज्यादा होती है, हर वर्ग की स्त्रियां आती है, हर जाति की स्त्रियां आती है। तो उन सारे संदर्भों की पड़ताल भी हम कर सकते हैं। और हमने कहा ना कि कहानी भी कहीं ना कहीं कविता की तरह बिटवीन द लाइन होती है, उसके अंदर कहानीकार कुछ कहता है और बहुत कुछ वो भी नहीं कहता है, जो कि पाठकों को उस कहानी से गुजरते हुए समझना होता है, जानना होता है। तो दुल्हई दुल्हई वाली जो कहानी है, बंग महिला की जो कहानी है, 1907 में छपी थी, मैंने पहले ही बताया है। बंग महिला, जिनको राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है, बंगाली चेतना और बंगाली साहित्य
और बंगाली जीवन शैली का प्रभाव यानी कि उनकी चेतना में था, इसीलिए उस दौर में वो कहानियां या रचना लिख पाई थी। और उस चेतना का प्रभाव देखिए कि बाद में फिर भारतीय चेतना के साथ फैलने लगता है, और वो कहीं न कहीं स्त्रियों के जीवन में, तमाम मध्य वर्ग के तमाम जो लोग थे उनके जीवन में एक नए प्रवाह के साथ आने लगता है। और ये प्रवाह एक बेहतर समाज के लिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी हर वर्ग में, तब तक समाज नहीं बदल सकता है। अम्बेडकर साहब कहते हैं ना इस बात को, कि मैं किसी भी समाज की उन्नति को वहाँ की स्त्रियों की उन्नति से जोड़कर देखता हूँ। अगर स्त्रियों के जीवन में कोई परिवर्तन समाज के लोग नहीं कर पा रहे हैं, परिवार के लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो चाहे वो कितने भी दावे करें प्रगतिशील होने का, महान होने का, बड़े होने का, लेकिन उनके सारे दावे खोखले हैं। आज संविधान दिवस भी है, 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान लागू भी हुआ था। तो उस संविधान ने भी हमें बहुत सारे अधिकार दिए, और हम जिस डेमोक्रेसी का आज आनंद ले रहे हैं वो भी उसी के कारण संभव हुआ। तो हम उसके प्रति भी नतमस्तक के नमन करते हैं उसको, और उन तमाम महापुरुषों को भी जिन्होंने हमें एक खूबसूरत मुल्क दिया, एक खूबसूरत समाज दिया, एक खूबसूरत जीवन दिया और एक खूबसूरत संविधान दिया। और आप सबसे भी यही गुजारिश है कि पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए, और अपने दिमाग को हमेशा खुला रखिए। और सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है, समझना ज़्यादा है, घूमना ज़्यादा है, और पेशेंस के साथ अपने काम को करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और यूजीसी नेट की तैयारी करते रहिए, बाकी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। देखिए, परीक्षाएं भी पास करना है, और जीवन की वास्तविकताओं को भी हमें समझना है। जिंदगी, समाज, दुनिया किस तरफ जा रही है, उस मूल्यबोध को भी समझना है। हमें समझना है कि अमेरिका का समाज इतना आगे क्यों है और हमारा समाज अभी भी इतना पीछे क्यों है। अगर हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो शायद हम विज्ञान और तकनीक की जो विकास है, उन्नति की जो धारा है, उसको समझ नहीं पाएंगे। और हम सिर्फ पोंकापंथी बन करके, जड़ मानसिकता के शिकार होकर अगर जीवन जिएंगे, तो हम जीवन में चाहे कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन एक बेहतर चीज को अचीव करने में, एक बेहतर समाज को दृष्टिकोण देने में शायद कमतर ही माने जाएंगे। तो कमतर नहीं समझना, अपने आप को बैलेंस के साथ चलना है। बुद्ध का जो रास्ता है, मध्यम मार्ग, बस चलते रहिए और नेवर गिव अप। जिंदगी में हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है, चलते जाना है, और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है। आज के लिए इतना है।